हेलो गाइस, आर्ट विद उम्मीद में आप सबका स्वागत है। आज हम मुग़ल शैली के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मुग़ल शैली आप सबको पता है कि 16वीं से 19वीं ईस्वी इसकी टाइमिंग है। ठीक है, 16वीं से 19वीं, और ये भारतीय और फ़ारसी या फिर पर्शिया में ईरानी कह सकते हैं, इन दो शैली के मिश्रण से बनी है। ठीक है, भारतीय प्लस फ़ारसी। ठीक है, और मुग़ल शैली को मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो तीन भागों में बांटते हैं हम। ठीक है, 3 भागों में बांटते हैं मुग़ल शैली। कितने भागों में? 3 भागों में। तो पहला क्या है? दरबारी कला, लोक कला और बाज़ारू कला। ठीक है, और मुख्य रूप से दरबारी कला में काम हुआ है। ठीक है, दरबारी, लोक कला, बाज़ारू, ये 3 भागों में हम मुग़ल शैली को बांटते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसमें कई सारे आर्टिस्ट भी हैं, जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब। तो ये सब जो हैं, ये शासक, ये सब मुग़ल शैली में हमें पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहले हम बाबर के बारे में पढ़ेंगे। तो बाबर का जन्म कब हुआ था? तो 1483 से 1530। ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, 1483 से 1530। उसके बाद बाबर का जन्म 1483 में हुआ था। इनका पूरा नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ठीक है, फुल नेम है ये जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और इनके पिता उमर शेख मिर्ज़ा। ठीक है, उनके पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा, जो कि तैमूर वंश के थे। इनके पिता उमर शेख मिर्ज़ा, और माता का नाम था मंगोल वंश की थी, निगार खनाम था, जो कि माता तुगलक निगार खलाम, जो कि मंगोल वंश की थी। ठीक है, पिता तैमूर वंश के थे, उमर शेख मिर्ज़ा। और 1526 में, यानी 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर, ठीक है, इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुग़ल वंश की नींव जली। ठीक है, तो मुग़ल वंश की नींव मतलब कब मुग़ल वंश आया? तो वही इब्राहिम लोदी को हरा के मुग़ल वंश की नींव, मतलब मुग़ल वंश आया यहाँ पे। ठीक है, मुग़ल कला भी जन्मी होगी तब, है ना, मुग़ल वंश आया तो। और बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी, तो कई बार पूछते हैं बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में। और बाबर को प्रथम बार आगरा में दफनाया गया था। ठीक है, तथा कुछ दिन बाद काबुल में दफनाया गया। ठीक है, मतलब पहले आगरा में इनकी मृत्यु थी तो आगरा में दफनाया गया, फिर कुछ दिन बाद काबुल में। और बाबर का मकबरा काबुल में है। ठीक, बाबर अपनी आत्मकथा, तो बाबर की आत्मकथा क्या है? तुजुक ए बाबरी, जो कि तुर्की भाषा में है, लिखी है। ठीक है, बाबर अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? आता है तुर्की भाषा में। तुजुक ए बाबरी का फ़ारसी अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खानी खाना ने। तो बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, जो तुर्की भाषा में है, उसका फ़ारसी अनुवाद था अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। और बाबर ने अपनी आत्मकथा में 2 चित्रकारों का उल्लेख किया है। तो कितने चित्रकारों का उल्लेख किया बाबर ने अपनी आत्मकथा में? 2, जो कि हैं बेहजाद और शाह मुजफ्फर। ठीक है, और बेहजाद के बारे में लिखा है कि बाबर ने लिखा है कि यह दाढ़ी रहित युवा चेहरे ठीक तरह से नहीं बना पाता, मतलब जिसकी दाढ़ी नहीं होती वैसे चेहरे ठीक तरह से नहीं बना पाता। शाह मुजफ्फर दृश्य कलाकार था, ये उन्होंने अपनी इन दोनों के बारे में लिखा है। ठीक है, और बाबर को उदारता के लिए कलंदर की उपाधि मिली। तो बाबर को उदारता के लिए किसकी उपाधि मिली थी? तो कलंदर की उपाधि मिली थी। और बाबर को 4 बार व्यवस्था का जनक भी माना जाता है। ठीक है, 4 बार व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो बाबर को। ठीक, और जो मुरैयान, जो ऐसे पग शैली है कविता की, मतलब उसका जनक भी बाबर को माना जाता है। ठीक, और शाहनामा की प्रति बाबर लाया था। कौन लाया था शाहनामा की प्रति? बाबर, इंपॉर्टेंट है बहुत। लाया था एशियाटिक सोसाइटी लंदन में, जो कि संग्रहिता है एशियाटिक सोसाइटी लंदन में। ठीक, और शाहनामा के लेखक कौन थे? फिरदौसी थे, पूर्व का होमर भी कहा जाता है फिरदौसी को। शाहनामा के लेखक थे, शाहनामा की प्रति बाबर लाए थे, एशियाटिक लंदन में संग्रहित है, और शाहनामा के लेखक फिरदौसी थे। जीवनी लेखन का राजकुमार बाबर कहा जाता है। बाबर को जीवनी लेखन का राजकुमार कहा जाता है। बाबर बगीचे में दावत करते हुए चित्र, ये तुजुक ए बाबरी में बना हुआ है, बाबर बगीचे में दावत करते हुए। ठीक है, और बाबर कालीन स्थापत्य भी है, जो हम अगली वीडियो में इसके बाद हम पढ़ेंगे। अभी इतना आप सब देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। इसकी जो अगली वीडियो बनेगी तो हम बाबर कालीन स्थापत्य से कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इतना पढ़िए, और इसको कई बार आप देख सकते हैं, रिविज़न करिए। ओके, थैंक यू। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल से बने रहिए।